स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। और ये ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन को ही हम पढ़कर डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ आ जाएंगे। आपको मैंने पहले बताया हुआ था कि इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। अब ग्राफिकल मीनिंग से हम एंटर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन समझते हैं ना बच्चों। तो ध्यान से देखो, मान लो आपके पास ग्राफ है ना। इसके लिए ग्राफ होना चाहिए। अब ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, कर्व लाइन हो सकता है, आड़ा तिरछा हो सकता है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ ग्राफ में, है ना। ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है बच्चों, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। अब मान लो जो आपको मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि y और x के बीच में आपको ऐसा ग्राफ बनाया गया है जो स्ट्रेट लाइन है, और इस ग्राफ को हमने बाउंड किया है। मतलब मैं इस ग्राफ को x इज इक्वल्स टू a से लेकर x इज इक्वल्स टू b तक ही बना रहा हूं। और यहाँ पे y जो है ये फंक्शन ऑफ x होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर फंक्शन होगा, ये हमें समझ में आता है ना। अब मैंने आपसे बोला कि भाई बताओ कि ये जो a से b तक जो आपका रीजन है, बाउंडेड रीजन है, उस रीजन का एरिया क्या है। तो आप एरिया कैसे निकालोगे। अब मान लो कि आप बोलोगे सर ये तो मेरे को वैसा दिखाई दे रहा है ना। मतलब ये स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, ट्रेपेजियम टाइप का। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हमें एरिया का फॉर्मूला आता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप तो ग्राफिकली कैलकुलेट करके बताओ कि कितना एरिया होगा, है ना। देखिए बच्चों, जो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन है वो किसी भी ग्राफ के लिए वैलिड होता है, लेकिन आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर्व बनाया y और x के बीच में। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको पता ही है ना। अब क्या है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है मैंने इसको x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू v तक ड्रॉ किया है ना। और इस स्ट्रेट लाइन के अंदर ये जो एरिया है, इस पूरा जो एरिया है x एक्सिस के बीच में, ये दो लाइंस के बीच में, और आपका ये स्ट्रेट लाइन के बीच में, इस एरिया को हम निकालना चाहते हैं ना। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों को तो एरिया का फॉर्मूला पता है, आप वैल्यूज बता दो हम एरिया बता देंगे, है ना। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला नहीं पता, क्योंकि अभी तो स्ट्रेट लाइन है। अगर ये कोई कर्व लाइन होती तो आपको फॉर्मूला थोड़ी ना पता होता उसका। तो उसको समझने के लिए, वो प्रोसेस समझने के लिए अभी आप ऐसा समझो कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है डायरेक्ट। नहीं तो कई बच्चे ऐसा ही बोलते हैं कि सर इसको ट्राइंगल में डिवाइड कर लो, रेक्टेंगल में कर लो, हम एरिया निकाल। बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों से फॉर्मूला नहीं जानना चाहता। आप ऐसा समझो कि आपको कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है, बाकी किसी चीज का फॉर्मूला नहीं आता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे निकालोगे, कैसे इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, है ना। तो अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने, हमारे पास एक स्टूडेंट आया, उसका नाम बच्चों चिंटू था, है ना, चिंटू। तो चिंटू ने क्या किया, थोड़ी सी अकल लगाई। क्या अकल लगाई कि हम इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसने बोला कि सर मैं इसको एक काम करता हूँ, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। कितने इक्वल पार्ट्स में, 5। मतलब यहाँ से वो बोलेगा कि सर मैंने ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 और ये 5, है ना। 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। और बोला सर जो इसकी विड्थ है वो मैंने डेल्टा एक्स मान दिया। ये भी डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स, है ना। इस तरीके से उसने इक्वल विड्थ मान दी, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। ठीक, इस तरीके से उसने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि उसको रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता था, बाकी किसी का फॉर्मूला नहीं आता था, तो उसने कैलकुलेट करना चालू किया एरिया। अब उसने कैसे कैलकुलेट किया, तो देखो बच्चों, यहाँ पर मान लो जब x इक्वल्स टू a है तो y की वैल्यू y1 थी। जब आपका x की वैल्यू a प्लस डेल्टा एक्स है, ये वाली वैल्यू कितनी है बच्चों, a प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी डेल्टा x, तो x की यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा एक्स। तो मान लीजिए x प्लस डेल्टा एक्स पर जो y की वैल्यू है वो y2 है। फिर x प्लस 2 डेल्टा एक्स, देखो ये डेल्टा एक्स ये डेल्टा एक्स, तो x प्लस 2 डेल्टा एक्स तो मान लो y3 है, एंड सो ऑन। x प्लस 5 डेल्टा एक्स पर मान लो y5 है। तो उसने एरिया निकालना चालू किया। अब देखो उसको रेक्टेंगल का एरिया पता था, तो वो क्या करेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेगा। तो लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, y1, और विड्थ कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स। तो एरिया कैसे निकालेगा, एरिया कैलकुलेटेड बाय चिंटू।
तो आप बोलोगे भाई कि इसने एरिया निकाला, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो कितना निकाला उसने, y1 इंटू डेल्टा एक्स, फिर प्लस उसने जो रेक्टेंगल का दूसरा रेक्टेंगल का एरिया निकाला उसकी लेंथ y2 हो गई और विड्थ डेल्टा एक्स हो गई, तो y2 इंटू डेल्टा एक्स, और क्या वैसी ही है y3 इंटू डेल्टा एक्स, y4 इंटू डेल्टा एक्स, y5 इंटू डेल्टा एक्स करता जाएगा, मतलब ये प्लस y5 इंटू डेल्टा एक्स। यानी कि उसने ये एरिया कैलकुलेट किया, ये मैं शेडेड कर देता हूं, इस रेक्टेंगल का, 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 ये इस रेक्टेंगल का। अब आप सोचो कि ये जो इसने रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट किया, तो जो मैंने एरिया पूछा था क्या ये एग्जैक्ट एरिया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है? आप खुद सोचें, इसने बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट किया है कि कुछ बच गया, कुछ बच गया? देखो तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल के एरिया कैलकुलेट कर रहा था वो, लेकिन इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया था उस सबको कैलकुलेट करना था ना। तो ये जो ट्राइंगल वाले खाली ब्लैंक जो रह गए हैं, आपको देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का ये खाली एरिया दिख रहा है, ये इसके कैलकुलेशन में थोड़ी ना आया है, ये चिंटू के कैलकुलेशन में नहीं आया है। तो ये चिंटू का जो एरिया का कैलकुलेशन है वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन इसका आंसर क्लोज है, जो एक्चुअल आंसर होगा, जो एक्चुअल एरिया होगा उससे ये इसका आंसर क्लोज है। फिर भी उसने दिमाग तो लगाया कि इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उसको सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया पता था। फिर इसका दोस्त एक और था, उसको पता चला कि इसने कैलकुलेट करके बता दिया है, तो वो भी चाहता था कि मैं इससे अच्छा कैलकुलेट करूं, उसका नाम था पिंटू। एक और इसका जो फ्रेंड है वो आ गया और उसने बोला कि सर मैं तो इससे भी अच्छे तरीके से ज्यादा अच्छा एरिया कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो मैंने बोला कैसे, बताइए। तो उसने बोला कि सर चिंटू ने क्या किया है कि इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैं इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। उसने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों, देखो उसने ज्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स ले लिए, ऐसे ऐसे। भाई चिंटू ने 5 में किया था, पिंटू ने 10 में कर दिया। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। अब वो हर किसी का एरिया कैलकुलेट करेगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा, फिर इस पे y2 आ गया, इस पे y3 आ गया, ऐसे y10 तक आएगा। ये वाला एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, 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 ये यहां से ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये एरिया कैलकुलेट, यहां से ये रेक्टेंगल बन जाएगा और यहां से ये रेक्टेंगल। तो देखो उसने जो कैलकुलेट किया, तो एरिया कैलकुलेटेड बाई पिंटू, ये कितना लिखा गया बच्चों, y1 इंटू डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा एक्स अब इसका अलग होगा, पिंटू वाले का डेल्टा एक्स अलग है और चिंटू वाले का डेल्टा एक्स अलग है। फिर प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स एंड प्लस डॉट 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 डॉट, ये कब तक जोड़ेगा बच्चों ऐसा, y10 इंटू डेल्टा एक्स। तो इसने भी एक एरिया कैलकुलेट किया, लेकिन आप बताओ कि किसका एरिया ज्यादा क्लोज है, पिंटू का कि चिंटू का? अब देखो इसमें जो पहले चिंटू के जो एरिया रह गया था, जो व्हाइट स्पॉट रह गया था, वो कैलकुलेट नहीं कर पाया था, उसमें से भी कुछ एरिया पिंटू कैलकुलेट कर चुका है। देखो उसके रेक्टेंगल्स उस एरिया में आ चुके हैं, तो कैलकुलेट करते हैं। मतलब इसमें जो क्लोज वैल्यू है एरिया का, एग्जैक्ट एरिया का जो क्लोज होगा वो पिंटू का एरिया है, क्योंकि पिंटू ने ज्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स लिए, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पिंटू का एरिया है, इट इज मोर क्लोज टू एग्जैक्ट एरिया, मोर क्लोज टू एग्जैक्ट एरिया, है ना। आप बात समझ पा रहे होंगे। तो अब आप खुद सोचो, अगर आपको और एग्जैक्ट करना है तो आप इसके कितने डिवीजन करो बच्चों, सोचिए आप। अगर आपको और एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट करना है और एक्यूरेट एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ डिविजन और बढ़ा दो। अब 10 की जगह अगर आप 20 कर दोगे, 20 कर दोगे, तो बीच में और भी एरिया आने लगेंगे। अब सोचो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया ही कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया ही कैलकुलेट करना है, ए से लेकर, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सोचो मैं ये जो नंबर ऑफ डिवीजन है इसको इतना छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाए, मतलब डेल्टा एक्स डीएक्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि एक लाइन बन जाए, स्ट्रिप बन जाए, ये एक पतली सी लाइन इस रेक्टेंगल का एरिया। तो सोचो इसमें ऐसी कितनी पतली लाइन खींची जा सकती है, इन्फिनिटी। जब ऐसी इन्फिनाइट पतली लाइंस आप खींचोगे और उन सारे लाइंस का एरिया निकालोगे इस तरीके से,
तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया मिलेगा, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल अब बचेगा नहीं। अब सारा जो ट्राइंगल जो पहले छूट रहा था, लेफ्ट हो रहा था, वो सब इसमें आ जाएंगी स्ट्रिप्स में। यानी कि अगर हम एक्स पे जाकर एक dx की बहुत छोटी, dx मतलब बच्चों जो आपका डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, पतली सी स्ट्रिप ले लें और उस पे मान लो y है, तो अगर आप इस तरीके से इसको जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे, तो ये बच्चों पतली सी स्ट्रिप को आप जोड़ोगे जोड़ोगे जोड़ोगे, इन्फिनाइट स्ट्रिप्स ऐसी बना लो, बिल्कुल पास 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 पास, मतलब आपने अरबों करोड़ों डिविजन्स कर दिए, मतलब गिनती नहीं है, इतने सारे डिविजन्स कर दिए। तो जब आप एरिया निकालोगे, जो आपको एरिया निकालने के लिए बोला था, तो आपका एग्जैक्ट एरिया आएगा, इसमें कोई भी एरिया लेफ्ट नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट एरिया कैलकुलेट करोगे। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पर y1 था तो y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स, और ऐसे करके जोड़ोगे 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 जोड़ोगे, और कितने टाइम्स जोड़ोगे बच्चों? इन्फिनाइट टाइम्स, क्योंकि ऐसी कितनी लाइंस बनेंगी dx की a से b तक? इन्फिनाइट लाइंस बनेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये इन्फिनाइट चीजों को आपने इसके 10 करोड़ टुकड़े करे और 10 करोड़ डिवीजन करने के बाद आप 10 करोड़ बार जोड़ोगे, ये तो बेवकूफी होगी ना, आपका तो जीवन निकल जाएगा अगर इस तरीके से जोड़ने बैठ गए। तो इस तरीके की चीजों को कैसे जोड़ा जाता है, तो ये चीज हमें इंटीग्रेशन ने दिया है। अब आप पहला लेक्चर याद करो, इंटीग्रेशन क्या तरीका था कि हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते थे और फिर उन सारी चीजों को इकट्ठा करके उसको जोड़ते थे, उसी को तो हमने इंटीग्रेशन बोला था। इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? समेशन। तो इन्फिनाइट चीजों को जोड़ना फिजिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें मैथमेटिक्स ने एक टूल दिया है जिससे हम इन्फिनाइट चीजों को जोड़ सकते हैं, और उसका नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। तो इसी चीज को करने का तरीका मैथ्स में हमें बोला जाता है, क्या करना चाहिए हमें? इन्फिनाइट चीजों को जब जोड़ने का सवाल आता है तो हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों? एक छोटा सा एरिया निकाल लो डीए और उसका इंटीग्रेशन करो तो टोटल एरिया निकल आएगा। अब छोटा सा एरिया कैसे निकालेंगे? तो किसी भी एक्स पे जाके छोटी सी स्ट्रिप मानी आपने dx, है ना। यहाँ पे मैं बना देता हूँ फिर से, वहां पे डायग्राम गंदा हो गया है। तो ये ऐसा था, तो आपको a से लेकर b तक का एरिया निकालना था, तो हम x पे जाकर एक छोटी सी स्ट्रिप मानेंगे जो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है। मैं थोड़ा सा मोटा बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन ये बहुत छोटी स्ट्रिप है, टेंडिंग टू जीरो, है ना। तो x पे जाके आपने dx का एलिमेंट माना, उस पे मान लो y की वैल्यू y है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है, हमें पता है। तो ये स्मॉल अमाउंट का एरिया क्या होगा बच्चों? y इंटू डी एक्स। अब ऐसे y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, ऐसे इन्फिनाइट एरियाज को आप जोड़ो, तो उनको जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे। तो टोटल एरिया अंडर कर्व क्या आ जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो लिमिटेड है, मतलब यहाँ पे लिमिट लगी है ना, x कहाँ तक जोड़ना है आपको? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक थोड़ा ना जोड़ना है, यहाँ पे लिमिट है। आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक, यानी कि हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे इंटीग्रेशन में, x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक ही आपको जोड़ना है। और जब आप लिमिट लगा देते हो इंटीग्रेशन में, तो इसी इंटीग्रेशन को बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों इसी इंटीग्रेशन को बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि आप ध्यान से देखो तो y dx इंटीग्रेशन आपको क्या देता है? ग्राफिकल मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर द ग्राफ देता है। अब इसकी जगह कोई भी फंक्शन होता, कोई भी फंक्शन, ये तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से समझाने के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है, ऐसे आड़ा तिरछा फंक्शन इस तरीके से, और x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है, ये एरिया, तो हम क्या करते हैं? ये इंटीग्रेशन को ही लेते भाई, x पे जाकर हम छोटी सी स्ट्रिप लेते जो dx विड्थ की होती टेंडिंग टू जीरो, और उस समय वैल्यू y होती, तो छोटा सा एरिया क्या होता बच्चों? y dx। और इंटीग्रेशन करते तो हमें एरिया अंडर कर्व मिल जाता है, एरिया इस कर्व के अंडर में कितना एरिया है, लेकिन इसमें लिमिट है, कहां से कहां तक? हमें एरिया निकालना है x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक, x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक। तो ये अपना क्या मिल जाएगा बच्चों? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व मतलब इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन प्रोवाइड्स अस द एरिया अंडर द कर्व इन ग्राफ्स। ग्राफ्स में वो हमें एरिया अंडर द कर्व मिलता है। और देखो एरिया अंडर द कर्व जो है वो लिमिटेड होता है, मतलब एक आपको लिमिट लगानी पड़ती है, रेंज बतानी पड़ती है कि कहां तक आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें आपको रेंज बतानी पड़ती है, लिमिट लगानी पड़ती है, तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन।
तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि एरिया अंडर कर्व का क्या मीनिंग है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों, यहाँ आप ऊपर लिख लीजिए शॉर्ट में नोट करके कि इंटीग्रेशन 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 of function of x gives us the area under curve of graph between function of x versus x, है ना। फंक्शन ऑफ x और वर्सेस जो भी x का ग्राफ है उसके उसके लिए इंटीग्रेशन हमें क्या देता है बच्चों, एरिया अंडर द कर्व देता है ना। आई होप आप बात समझ गए होंगे कि ग्राफिकल मीनिंग क्या है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। जब ये लिमिट लगाते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक। अच्छा, ये लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, आपको इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग मैंने समझा दिया है। एरिया अंडर द कर्व जब भी निकालना हो किसी ग्राफ में तो आप इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं, या इंटीग्रेशन यूज हो रहा है तो वो किसी भी ग्राफ के अंडर का एरिया बता रहा है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जब हम लिमिट लगाते हैं किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। और यहाँ पे एक चीज और देख लो जो बच्चों को डाउट आता है कई बार, कि यहाँ पे एरिया जो है बच्चों कितना है। जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन वाले के लिए एरिया लिखा था तो उसके लिए भी मैंने क्या लिखा था बच्चों, इंटीग्रल बाई dx, और मैंने ये कर्व लाइन के लिए भी एरिया जो लिखा है वो इंटीग्रल बाई dx है। तो ये दोनों एरिया सेम नहीं है, ये दोनों एरिया अलग अलग है, क्योंकि y को फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो ये लीनियर फंक्शन है, ये कोई दूसरा फंक्शन है, तो ये f1x है, ये f2x है। तो जब आपका फंक्शन अलग अलग रखेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर भी अलग अलग आएगा। ये फंक्शन टू फंक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या आंसर होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट कर्व के एरिया सेम होते हैं हर जगह पर, तो ऐसा सोचना गलत है, ऐसा मत सोचिए, ठीक। तो अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इन लिमिट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, उसकी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पे लिख देते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखो, जो आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था उसमें क्या होता था कि आपका एक फंक्शन होता था f डैश x, उसका आप इंटीग्रेशन करते थे dx, तो आपको fx प्लस c मिलता था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना बच्चों। ये जो इंटीग्रेशन था ये आपका कैसा इंटीग्रेशन था बच्चों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट, क्योंकि ये किसी रेंज के बीच में नहीं किया जा रहा है इंटीग्रेट, है ना। ये जो इंटीग्रेशन है ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन किया गया है और आपको कोई रेंज नहीं गई थी कि इन लिमिट्स के बीच में इसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें बच्चों आप लिमिट लगा देते हो, एक नीचे a से लेकर b तक, है ना। a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जब आप f डैश x लिखते हो इंटू dx लिखते हो तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला आपने सीखा है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए वैलिड है और डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए वैलिड है। तो आपको डिफरेंशिएट तो यही, सॉरी इंटीग्रेट तो यही करना है, इसका भी इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस सी ही होगा, बस अंतर ये होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट आ गई है। अच्छा, जो आपका इंटीग्रेशन के नीचे साइड सिंबल के नीचे जो लिमिट लिखी रहती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट। और जो ऊपर की तरफ टॉप की तरफ लिखा जाता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। और आप ऐसे भी याद रखो कि जो लोअर लिमिट है वहां से स्टार्ट करना है और जो अपर लिमिट है वहां पे एंड करना है। तो लोअर लिमिट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड अपर लिमिट इज द एंडिंग पॉइंट। अब आपने जब इसको इंटीग्रेट किया तो आपने फॉर्मूला तो वही लगाया जो आपने इंडेफिनेट में पढ़ा है, बस यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। जब आप इंटीग्रेट कर लोगे तो ये लिमिट लग जाएगी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, a टू b। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब आपने फॉर्मूला कर लिया है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो देखिए। तो देखिए बच्चों, अब ये लिमिट जो आपने लिखी है इंटीग्रेशन का तो वही फॉर्मूला लगा लिया, अब ये जो आपने लिमिट लिखी है इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो याद रखेंगे सबसे पहले x की जगह b रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जो भी आपका x का फंक्शन आया है उसमें x की जगह आपको क्या रखना है बच्चों, f(x) = b, पहले अपर लिमिट रखना है। फिर आपको क्या करना है, अब ये प्लस c तो वैसे ही रहेगा, आपने x की जगह b रख दिया, ये तो कांस्टेंट था, यहाँ पे तो b आएगा नहीं, x की जगह b रखोगे और प्लस c। फिर ये लिखने के बाद आपको माइनस करना है, बीच में माइनस साइन लगाना है और फिर x की जगह लोअर लिमिट रखना है। तो f(x) = a, लोअर लिमिट रख दिया और फिर से प्लस c और ब्रैकेट लगा दी। यानी पहले आपको x की जगह अपर लिमिट रखना है, फिर बीच में माइनस साइन लगाना है और फिर x की जगह आपको लोअर लिमिट रखना है, दैट इज a। फिर इसको सॉल्व करो आप, तो ये हो जाएगा f(x) की जगह b मतलब f(b) प्लस c माइनस x की जगह a, तो इसको लिख सकते हैं f(a) और ये माइनस 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 सी हो जाएगा। तो देखो प्लस सी और माइनस सी आपका कैंसल आउट हो गया, प्लस सी और माइनस सी कैंसल आउट हो गया, तो ये f(b) माइनस f(a) आया। यानी कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करें तो आपको c लिखने की जरूरत ही नहीं है, c लिखने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। c हम कहाँ लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में c लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो c कट जाएगा, c रहेगा नहीं, क्योंकि एक बार प्लस में आएगा c और एक बार माइनस में आएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में c को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो बाद में कैंसिल होने से अच्छा है कि आप उसको लिखो ही नहीं, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा इससे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, है ना। तो जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो हमेशा याद रखें कि आपको a to b लोअर लिमिट से अपर लिमिट f(x) dx को सॉल्व करना है। तो आप याद रखेंगे कि इसका आंसर होगा f(b), मतलब पहले आप कौन रखेंगे बच्चों, अपर लिमिट, f ऑफ अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट रखेंगे माइनस f ऑफ लोअर लिमिट, f ऑफ लोअर लिमिट मतलब x की जगह आप a रखेंगे, ये याद रखिएगा। और इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भूल जाइए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि उसकी कोई जरूरत है नहीं। तो ये मैंने आपको समझाया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ना, उसकी प्रोसेस क्या है। लेकिन बच्चों अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा और डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई किया ये हमने थ्योरेटिकली देख लिया है ना। तो चलिए एक उस पर न्यूमेरिकल करते हैं ताकि और क्लियर समझ में आ जाए आपको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास एक इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपसे बोला गया 1 to 3, लिमिट दी गई है 1 to 3, है ना, और इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने को बोला गया कि आप सॉल्व करिए x 3x² प्लस 2x प्लस 1 और ये dx विथ लिमिट, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो विथ लिमिट अपन को सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे लिमिट लगाते हैं वो देख लीजिए आप, थ्योरेटिकली तो मैं बता ही चुका हूँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा देखें। सबसे पहले तो आप पूरे को इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करेंगे 3x, तो 3 बाहर आ जाएगा बच्चों, x² का इंटीग्रेशन आप जानते हो x³/3, फिर प्लस 2 आएगा और x का इंटीग्रेशन तो वो भी जानते हो आप x²/2, है ना, इंटीग्रेशन तो हम सीख चुके हैं, और प्लस dx 1 है ना, तो dx और dx का इंटीग्रेशन x होता है। और फिर पूरे में आपको लिमिट लगानी है, जैसे मैंने पहले बताया आपको 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। अब यहाँ पे देखो ये 3 और 3, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपका ये बचेगा कितना बच्चों, देखो x³ प्लस x² प्लस x की मतलब x, और ये लिमिट लगा दो 1 से 3। लेकिन इसमें देखो मैंने कहीं भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नहीं लिखा है। वो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत है नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि वो जब लिमिट पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अननेसेसरी कंफ्यूजन रखने के लिए आप c मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी बच्चों को, है ना, इसलिए c मैंने लिखा ही नहीं पहले ही। डेफिनेट इंटीग्रेशन में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 का क्यूब आपको पता है 27, पहले हम अपर लिमिट लगेंगे तो x की जगह बच्चों क्या रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब होता है 27, फिर यहाँ x की जगह 3 रखो तो 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस x की जगह 3 रखो तो ये 3 होगा। तो ये आपने अपर लिमिट पुट कर दी। फिर मैंने कहा था बीच में आपको कौन सा साइन लगाना है बच्चों, माइनस साइन, और फिर लोअर लिमिट रखनी है। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, मतलब x की जगह 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 27 प्लस 9 प्लस 3 और ये
आपका 1 + 1 + 3 तो ये -3, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, और 27 + 9 कितना होगा बच्चों, वो आप निकाल सकते हो, तो ये होगा 36। तो आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 36 यूनिट्स, है ना। यहाँ यूनिट कुछ भी हो सकती है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। देखिए बच्चों, एक और सवाल हम लोग करते हैं जल्दी से। आपको मान लीजिए ऐसा डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है ना, ये आपको बहुत सारे डेरिवेशन से मिलेगा आगे आने वाले समय में, जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे होंगे 12th क्लास में, या फिर वेव्स पढ़ रहे होंगे, है ना, तब ऐसा डेरिवेशन आता है। एवरेज पावर निकालते हैं जब हम, है ना। तो खैर अभी तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो ऐसा सोचो कि अगर मेरे को आ गया इंटीग्रेशन तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, है ना। चलिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिया है, लेकिन स्क्वायर वाले फंक्शन का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो हमें कैसे करना पड़ेगा बच्चों, इसको स्क्वायर के टर्म से हटाना पड़ेगा। अब अगर आपको याद है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री याद करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो हाफ एंगल फॉर्मूले अगर आप देखोगे तो वहां पे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा जो था, उसका वैल्यू ये होता था बच्चों 1 - cos 2 थीटा, लेकिन थीटा की जगह यहाँ एक्स है, तो 1 - cos 2x/2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता था। मैंने ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया, अगर आपको याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने साइन को cos 2x में कन्वर्ट कर दिया, और cos 2x का इंटीग्रेशन हमें पता होता है। तो पहले आपको साइन स्क्वायर एक्स को cos के या सिंगल टर्म के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था cos स्क्वायर एक्स के नाम पर, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दे दिया। खैर अब हम लिमिट लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो ये इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2 जो होगा बच्चों, 1/2 ये तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 आप बाहर ले लो। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा बच्चों, 1 - cos 2x इंटू dx। और लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 0 से पाई। तो हम लिमिट लगा देते हैं 0 से पाई। उसके बाद फिर आप फर्दर इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत है नहीं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई dx, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, कोई समस्या नहीं, है ना। और माइनस, और आपका इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों बताओ, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो इसमें आपका वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये लीनियर फंक्शन है ax + b टाइप्स, b इसमें 0 है भाई, 2x + b नहीं है, b तो 0 हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 है। तो आपको cos x का आपको पता है कि क्या होता है इंटीग्रेशन, sin x। लेकिन x या यहाँ पर क्या है बच्चों, 2x, ये लीनियर फंक्शन है, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है, तो 1/2 से डिवाइड कर दो। ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है इंटीग्रेशन में, है ना। आप लीनियर फंक्शन वाला सब्स्टिट्यूशन देखें। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। cos x का डिफरेंशिएशन आ गया, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन आ गया sin 1/2 sin 2x cos 2x का, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो हम लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं बच्चों, ये भी आपको पता है। ये 1/2, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो x की जगह पाई रखेंगे, है ना। x की जगह पाई माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस हाफ x की जगह अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन बच्चों 2 पाई, है ना। x की जगह पाई रख दो तो साइन 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। फिर बीच में आप कौन सा साइन लगाएंगे बच्चों, माइनस साइन, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और फिर ब्रैकेट रखेंगे। अब लोअर लिमिट रखो, x की जगह कौन सी वैल्यू रखो बच्चों, 0, 0 अप्लाई करो, 0 पुट करो। तो अगर आप x से 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x से 0 माइनस हाफ साइन 2x, और x या 0 रखोगे तो 2 × 0 तो 0 होगा, तो साइन 0 हो जाएगा ये। अब देखो बच्चों, आपने लिमिट अप्लाई कर दिया, अब आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे ये हाफ बाहर, ये पाई माइनस 1/2 साइन 2 पाई, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, है ना। ये तो 360 हो गया, तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0, माइनस 0 लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस माइनस प्लस हाफ साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू भी बच्चों कितनी होती है, 0।
तो ये भी गया और ये भी गया, जीरो हो गया ना ये सब। तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली पाई। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर है पाई बाई 2। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाई 2 यूनिट्स। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि इसका आंसर हमने कैसे निकाला है ना। और ये वाला इंटीग्रेशन बड़ा काम का है, ये बहुत बार यूज में आता है आपको, है ना, डिफरेंट डेरिवेशन से, तो अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ सवाल कर चुके हैं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, है ना, और सॉल्व कैसे करते हैं। अब चलिए एक और फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व, है ना। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आप भी हेडिंग डाल लेते चलिए साथ साथ में। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड फंक्शन। अब बच्चों मॉड फंक्शन क्या होता है ये आपने मैथ्स में सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ एक बार, है ना। तो जो मॉड फंक्शन होता है ना, तो यहां से हम बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन जो होता है वो इस टाइप का होता है। मॉड फंक्शन आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दो डंडे लगा देते हैं आप, है ना, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स, इसको रीड करते हैं मॉड ऑफ एक्स। अब आप ध्यान देंगे इस मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आप प्लस एक्स लेते हो, इस मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स लेते हो इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप उसको पॉजिटिव ही लोगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर इस x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब मॉड ऑफ x करना है और x की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो आप उसको माइनस साइन लिख, माइनस साइन से माइनस एक्स रिप्रेजेंट करते हो। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आप देखो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x को जब यहाँ पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब मॉड के बाहर लिखोगे तो आप हमेशा उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लिखोगे, है ना बच्चों, उसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। तो अगर पॉजिटिव x है तो प्लस x ही लिख दो, और अगर नेगेटिव x है तो मॉड x से जब आप लिखोगे तो एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा दो, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन है ना, बाकी आपने मैथ्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ा ही होगा इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अगर आपको इस टाइप का एक सवाल दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, मॉड फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ऐसा सवाल दे दिया कि x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, मतलब लोअर और अपर लिमिट आपको दे दी गई है, और आपसे बोला गया कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एवोल्यूएट करना है। ये आपको एक इंटीग्रेशन दिया है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमने अभी डेफिनेशन देखी, है ना, कि बच्चों जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा अभी मॉड फंक्शन के, कि अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस एक्स लिखो, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड से बाहर लिखो तो माइनस साइन लगा दो, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि मॉड से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम प्लस इसकी वैल्यू पॉजिटिव एक्स कब लिखेंगे और इसकी वैल्यू नेगेटिव एक्स कब लिखेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा बच्चों, है ना, ये जरूरी है। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको x की वैल्यू को देखते हो तो x माइनस 2 को अगर आप 0 पुट करो तो देखो x की वैल्यू अगर 0 से 2 है, 0 से 2, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस मॉड की वैल्यू अगर आप x माइनस 2 करोगे और 0 से 2x लोगे तो x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आप ध्यान दे सकते हो इस पर। और 2 से अगर 4 के बीच में रखोगे x की वैल्यू तो इसकी वैल्यू, मॉड की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, x माइनस 2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी 0 से 2 के बीच में x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव है, और 2 से 4 के बीच में x माइनस 2 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो हमें फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, एक 0 से 2 में तोड़ना पड़ेगा और 2 से 4 में तोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखें आप, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो इस लिमिट को 2 बार तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन अलग अलग है भाई। जब आपकी x का जो मॉड के अंदर है ना, x नहीं मतलब जो मॉड के अंदर है, अगर वो आपका पॉजिटिव है तो प्लस एक्स लिखना पड़ेगा, और अगर मॉड के अंदर जो है वो नेगेटिव है तो माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। अब आप x की वैल्यू 0 से 2 देखो, 0 से 2 वैल्यू तक x की जो मॉड के अंदर है x माइनस 2 वो नेगेटिव होगा। तो 0 से 2 में x माइनस 2 की वैल्यू जो है बच्चों वो नेगेटिव है तो आपको एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाना पड़ेगा 0 से 2 तक। और फिर 2 से 4 तक अगर आप x की वैल्यू रखेंगे 0 से 4 तक, तो 0 से 4 तक जो आपकी वैल्यू है
x माइनस टू की वो पॉजिटिव होगी, तो वहां माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे प्लस x माइनस टू लिखोगे इंटू dx। तो मॉड फंक्शन को ऐसे आपको लिमिट्स को तोड़कर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 2 तक अलग फंक्शन है x का और 2 से 4 तक एक अलग फंक्शन है। 0 से 2 तक नेगेटिव वैल्यू आएगी तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और 2 से 4 तक पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आपको प्लस साइन लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आप नेगेटिव साइन को बाहर ले लो और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस टू एक्स, और लिमिट लगा दो 0 से 2। फिर यहाँ पे बीच में आपका प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे फिर से आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, और माइनस टू और dx का इंटीग्रेशन x आएगा, तो ये लगा दोगे लिमिट 2 से 4। अब ध्यान से देखो तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे 2 रखो बच्चों, तो 2 का स्क्वायर, तो एक टू कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 2 इंटू टू 4, तो ये माइनस यहाँ बचेगा 2, ये बचेगा -4, और फिर माइनस साइन के साथ दोनों जगह 0 पुट करो लोअर लिमिट, तो आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, हम नहीं लिख रहे हैं उसको, ठीक। फिर बीच में आपका प्लस साइन है, अब 4 लिखो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 बाई 2 तो ये 8 आ जाएगा। फिर माइनस साइन 4 रखोगे तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, तो ये भी 8 ये भी 8, ये कैंसिल। फिर माइनस साइन, अब आप लोअर लिमिट रखो, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, तो ये -4, ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखोगे ना 4 बाई 2, तो ये -2 आएगा, और माइनस माइनस यहाँ एक्स्ट्रा साइन है ना माइनस, और एक माइनस बाहर से आएगा लोअर लिमिट वाली से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बचेगा -2 और बाहर एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, -2 और +4, तो यहाँ पे भी +2 बचेगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो आपका इंटीग्रेशन का मॉड फंक्शन के इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा 4 यूनिट्स, है ना बच्चों, कितना आ जाएगा, 4 यूनिट्स।